हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और इससे प्रश्न हमेशा ही पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ाऊंगी, और क्लास 6 कंप्लीट भी हो गया है और 7th भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं, जिसे हम अपनी साधारण भाषा में शरबत कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानी ये दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन हैं जो हमने सभी ने देखे होंगे कि दूध का दही जम जाता है। जब कभी भी दूध खराब हो जाता है तो वह फट जाता है, तो ये भी एक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना ये भी एक परिवर्तन है। इसके अलावा नमक का जल में घुलना, शक्कर का जल में घुलना, ये सभी भी एक परिवर्तन है। तो ये कौन कौन से परिवर्तन हैं, कौन रासायनिक परिवर्तन है, कौन भौतिक परिवर्तन है, यही आगे बताया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो परिवर्तन दो प्रकार के हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब कौन भौतिक है कौन रासायनिक है, ये यहां पर समझेंगे। अब यहां पर कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं और क्रियाकलाप से परिवर्तनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी से इन क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप में क्या लिखा है कि कागज के टुकड़े करने हैं। यानी कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? यानी आप देखेंगे कि कागज तो कागज ही रहा है, लेकिन ये जोड़कर फिर से वही कागज नहीं बन सकता, लेकिन इसके गुण वही हैं। यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बना। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर से चौक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चौक के चूर्ण को पीस कर, यानी उसमें पानी मिलाकर, चौक को पीस कर उसमें पानी मिलाकर हम फिर से चौक बना सकते हैं। यानी चौक चौक ही रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 5.3 में क्या लिखा हुआ है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण में रख दें, यानी बर्फ और नमक में। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? तो जल को यदि फ्रीजर में आप रख देते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, और यदि निकाल कर बाहर रख देते हैं तो वह फिर से पानी बन जाता है। यानी पुनः जल प्राप्त कर सकते हैं, कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर बर्तन को उल्टा करके रखें। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई? तो जब आप जल को उबालेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा कि जो बर्तन आपने ढका है
उस पर आप जल की बूंदें देखेंगे। तो ये सभी परिवर्तन इसलिए समझाए गए हैं क्योंकि ये सभी परिवर्तन में आप देख रहे हैं कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। जैसे कागज को आपने टुकड़ों में कर दिया, कागज कागज ही रहता है, उसके टुकड़े भले ही हो गए हैं, पुनः उसे जोड़कर वही कागज नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि चौक को पीस कर जब आप पुनः चौक बनाते हैं तो वह पुनः चौक प्राप्त हो जाती है, ना उसके गुण में कोई परिवर्तन होता है, ना रंग में कोई परिवर्तन होता है। इसके अलावा जब बर्फ को पिघला देते हैं तो पुनः जल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है। इसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। आपको भौतिक परिवर्तन में यही याद रखना है कि इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यही आगे भौतिक परिवर्तन की परिभाषा समझाई गई है। क्या लिखा हुआ है? पदार्थ के आकार, आमाप यानी रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन प्रायः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि आप देखेंगे कि हम फिर से वही पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने जल को बर्फ बना दिया और बर्फ से फिर जल प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक जो परिवर्तन होता है वह उत्क्रमणीय होता है, ये आपको याद रखना है। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा याद रखिए कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लिया, अब जानेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। सभी लोगों ने देखा होगा, यदि आपकी छत पर कोई लोहे का सामान रखा है तो पानी में पड़े रहने के कारण या नमी के कारण उस पर जंग लग जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप लोहे के एक ऐसे टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ और ऐसे परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, क्योंकि इसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है। क्योंकि अभी इसमें बताया गया कि जो जंग होती है वह लोहा नहीं होती, उससे भिन्न होती है। तो ये एक नया पदार्थ बन जाता है जब लोहे को कुछ दिनों तक नमी में छोड़ दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं जिन पर जंग लगी हुई है। ये लोहे की वस्तुएं हैं और इस तरीके से परत जम जाती है, इसमें दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से रासायनिक परिवर्तन को समझाया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। ये जो क्रियाकलाप लिखे हुए हैं इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, मैग्नीशियम की पतली पट्टी यानी फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह से जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म यानी पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसे आगे लिखा है, इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नया पदार्थ बन रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षारीय विलयन है, तो यह क्या करेगा? यह लाल लिटमस को नीला कर देगा।
ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, क्योंकि क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और अम्ल होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये मैंने इसके पहले वाले लेसन में आपको बताया है। आगे क्या लिखा है, भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनता है। इस पदार्थ को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया, जब भस्म जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुई थी उसमें जल मिलाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, और ये एक क्षारीय विलयन है और दोनों ही नए पदार्थ बन रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये क्षार की तरीके से व्यवहार करेगा और लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। ये एक और क्रियाकलाप लिखा है, ये भी समझाया जा रहा है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। सिर्फ इसलिए मैं इन क्रियाकलापों को आप लोगों को समझा रही हूँ। लिखा है, कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा घोलिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन से कीजिए। आगे लिखा है, क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दिया? ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का विलयन ये नीला था, जब इसमें ब्लेड डाल दिया तो क्या हुआ, ये हरा हो गया। आगे लिखा है, कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। यानी आप देख रहे हैं कि नए पदार्थ बन रहे हैं, और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसे समीकरण के द्वारा समझाया गया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, तो यही क्रियाकलापों के माध्यम से समझाया जा रहा है। जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो क्रियाकलाप मैंने आपको समझा दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। अब दही का जमना यानी दूध से दही बनना, ये कैसा परिवर्तन है? आप देख रहे हैं कि दूध का परिवर्तन हो रहा है दही में, यानी नया पदार्थ बन रहा है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे कुछ उदाहरण भी दिखाए गए हैं। भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्योत्पाद है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। तो जिसमें नया पदार्थ बने वह रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको अंतर याद रखना है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस पदार्थ के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कौन सा परिवर्तन भौतिक है, कौन सा रासायनिक है। आगे क्या लिखा हुआ है, हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। यानी पदार्थ तो नए बनते ही हैं, और भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे लिखा है, आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है।
कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, और कागज के जलने वाला पूछा भी गया है कि कागज का जलना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। आगे लिखा है वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब भोजन खराब हो जाता है तो वह रासायनिक परिवर्तन ही होता है और उसके पश्चात एक नया पदार्थ उसमें उत्पन्न हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? संभवतः आपने देखा होगा यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े को भूरे रंग के आगे लिखा हुआ है संभवतः आपने देखा होगा यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े एक साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन ही है। आपने देखा होगा बैंगन यदि आप देखेंगे तो उसमें परिवर्तन आप जल्दी देखेंगे। बैंगन काट कर रख दीजिए, थोड़े ही समय में उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बूझो के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों का भोजन बनाना रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है? अध्याय 4 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया में लवण प्राप्त होता है, तो नया पदार्थ बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब अलग से लोहे में जंग लगने के कारण को समझाया जा रहा है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर यदि आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा इनसे प्रश्न पूछा गया है, और ऐसा ही एक प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में भी लिया है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, आइए हम जंग लगने की घटना का पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये समीकरण लिखा है, जो लोहा होता है ये वायु के संपर्क में आता है और जल के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। तो बरसात के समय में आप देखेंगे कि जल्दी जंग लग जाती है। अब पहेली क्या कह रही है? ओह, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। अब समुद्र तट के निकट की जो वायु होती है वह आर्द्र होती है, इसीलिए वहां पर लोहे की वस्तुओं में जंग जल्दी लग जाती है। आगे लिखा है, हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की
सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आगे लिखा है, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है, अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी आर्थिक हानि होती है जंग लगने के कारण। अब आगे लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। तो ये स्टेनलेस जो स्टील होता है इसमें जंग नहीं लगती है, क्योंकि ये इन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टलीकरण। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया। अब क्रिस्टलीकरण क्या है ये पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ये क्रियाकलाप है, इसमें क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं ये समझाया जा रहा है। तो हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि क्रिस्टलीकरण जो है एक भौतिक परिवर्तन है और इसमें क्या किया जाता है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है जिसे पढ़ना आवश्यक है। तो लिखा है सुरक्षात्मक आवरण। तो आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा परावैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। और ये हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो आज का लेसन अच्छा लेसन था। इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना, क्रिस्टलीकरण के बारे में जाना, लोहे पर जंग कैसे लगता है इसके बारे में जाना और ओजोन परत के बारे में जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।